इस तस्वीर को देखें। इस 25 साला मुसलमान लड़की का ताल्लुक फ़लस्तीन से है। इसने अपने हाथ की उंगली में हीरे और सोने की अंगूठी की बजाय बारूद से भरी हुई गोली की अंगूठी पहन रखी है। इसकी उम्र के हिसाब से इसके हाथों में फूल या किताबें अच्छी लगेंगी, है ना? लेकिन इसने अपने हाथों में AK-47 उठा रखी है। क्यों? क्योंकि इसे आज़ादी चाहिए थी। फ़लस्तीन की आज़ादी, फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमानों की आज़ादी। इसे अपनी ज़मीन वापस चाहिए थी, वो ज़मीन जिस पर यहूदियों ने इसराइल के नाम से कब्ज़ा कर रखा है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर नज़र आने वाली लड़की का नाम लैला खालिद है और इस मुसलमान लड़की ने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। इतना बदल दिया था कि मुसलमान ममालिक की लड़कियां न सिर्फ इस जैसा हुलिया अपनाती थीं, बल्कि अपने हाथों की उंगलियों में गोली की अंगूठी भी पहनती थीं। इस दुनिया की तारीख में किसी औरत का किसी जहाज को हाईजैक करने की कोई मिसाल भी देखने को नहीं मिलती, और फिर किसी जवान मुसलमान लड़की का इसराइली त्यारे को अगवा करना और अगवा करने के बाद अपने चेहरे की सर्जरी करवाकर चेहरा बदल लेना और फिर दोबारा इसराइली त्यारा अगवा करने जैसा वाकया कभी भी देखने को नहीं मिला, सवाए इस फ़लस्तीनी मुसलमान लड़की के। लैला खालिद ने फ़लस्तीनी लोगों की आज़ादी के लिए बंदूक उठाई और इनकी आज़ादी के लिए इसराइली त्यारे हाईजैक किए और पहली मुसलमान खातून हाईजैकर बनी। और ये सब लैला खालिद ने अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं, बल्कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की आज़ादी के लिए किया। फ्रेंड्स, ये सफ़र शुरू हुआ 29 अगस्त 1969 को, जब एक 25 साला लड़की सफ़ेद लिबास में मलबूस इटली के एयरपोर्ट पर फ्लाइट नंबर TWA840 का इंतज़ार कर रही थी। इस लड़की के पास एक पिस्टल और 2 दस्ती बॉम्ब थे। ये किसी न किसी तरह एयरपोर्ट के अंदर तो आ गई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से इंतहाई घबराई हुई थी। थोड़ी ही दूर मौजूद कुर्सी पर इसका एक साथी सलीम ईसावी भी मौजूद था। फ्रेंड्स, सलीम ईसावी फ़लस्तीन की आज़ादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट का एक अहम रुकन था। इन दोनों ने अपनी सीट जहाज की बिजनेस क्लास में करवा रखी थी, ताकि इन्हें कॉकपिट में पहुंचकर पायलट्स को यरगमाल बनाने में आसानी हो। तैयारे ने उड़ान भरी और एयर होस्टेस ने मुसाफिरों को ड्रिंक पेश करना शुरू कर दी। लैला खालिद ने एयर होस्टेस को बुलाया और बताया कि उसे सर्दी लग रही है, लिहाजा उसे एक एक्स्ट्रा कंबल दिया जाए। कंबल मिलने पर इस 25 साला लड़की ने अपना पिस्टल और दोनों हैंड ग्रेनेड्स इस कंबल के नीचे छुपा लिए। फ्रेंड्स, इस पूरे इंसिडेंट के बाद लैला खालिद ने अपने दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि मैं और मेरा साथी ईसावी इंतजार में थे कि कब एयर होस्टेस मुसाफिरों को खाना देने के लिए ट्रॉलीज को मूव करेंगी, और आखिर वो लम्हा आ गया। एयर होस्टेस ने जो ही खाना परोसना शुरू किया, सलीम ईसावी भागकर कॉकपिट में घुस गया और इसी के पीछे मैंने भी कॉकपिट की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे दोनों हाथों में हैंड ग्रेनेड्स थे और उस वक्त मेरी पिस्टल मेरी कमर में मेरे कपड़ों के अंदर लगी थी। मैं जो ही भागी, मेरी पिस्टल मेरे कपड़ों के अंदर से होती हुई जहाज के फर्श पर गिर गई। मैंने अपना पिस्टल उठाया और कॉकपिट में मौजूद पायलट्स की कनपट्टी पर रख दिया। इसके बाद मैं पैसेंजर से मुखातिब हुई और कहा कि तमाम लोग त्यारे के पीछे मौजूद इकोनॉमी क्लास में चले जाएं। फिजाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम और त्यारे के पायलट्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। फ्रेंड्स, त्यारा अगवा करने के बाद सबसे पहला काम जो लैला खालिद के जिम्मे था, वो त्यारे को इसराइल के लूत एयरपोर्ट पर लैंड करवाना था। लिहाजा लैला ने पायलट को हुक्म दिया कि वो त्यारे को लूत एयरपोर्ट पर लैंड करवाए। पायलट ने त्यारा जो ही इसराइली हदूद में इंटर किया, इसराइली एयरफोर्स के लड़ाका त्यारे जहाज के साथ आन पहुंचे। जहाज में मौजूद लोगों और लैला खालिद का ख्याल था कि ये इसराइली त्यारे इस जहाज को मार गिराएंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट के जरिए राब्ता किया और कहा कि अब से आप हमें फ्लाइट TWA840 की बजाय PFLP यानी फ्री अरब फ़लस्तीन के नाम से बुलाएंगे। त्यारे के पायलट ने पहले तो लैला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लैला खालिद ने पायलट को गोली मारने और जहाज में दस्ती बम फेंकने की धमकी दी, तो पायलट ने इसकी बात मानने की यकीन दहानी करवाई। त्यारा जब लूत एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो लैला खालिद और ईसावी ने देखा कि नीचे हजारों की तादाद में इसराइल आर्मी के सोल्जर्स टैंकों के साथ मौजूद थे, जो हाईजैकर्स को पकड़कर कत्ल करने के लिए तैयार बैठे थे। लैला खालिद ने इनके इरादे भांप लिए और पायलट को त्यारा दिमिश्क लेकर जाने का ऑर्डर जारी किया।
लैला खालिद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैंने फ़लस्तीन के ऊपर से देखा तो चंद पल के लिए मैं भूल गई कि मैं किसी तहरीक और मुहिम का हिस्सा हूँ। मैं अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों को चीख चीख कर बताना चाहती थी कि देखो हम वापस आ रहे हैं। तैयारा दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। इन दोनों ने मुसाफिरों को आज़ाद करने के बाद तैयारे के कॉकपिट में दस्ती बम फेंककर इसे उड़ा दिया, क्योंकि इन दोनों के नज़दीक फ़लस्तीनी मजलूम अवाम की तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका था। लैला खालिद और सलीम ईसावी यहाँ से निकल गए। इस वाक़ये के चंद महीनों बाद लैला खालिद को फिर से इसराइली तैयारा हाईजैक करना था। अब चूंकि इसकी शक्ल को लोग पहचान चुके थे और पकड़े जाने का डर था, लिहाजा लैला खालिद ने अपने होंठों, नाक, आंखों और मुंह की 6 जगह से सर्जरी करवाकर अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर बदल लिया। इस तरह ये दूसरी हाईजैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी। सितंबर 1970 में लैला खालिद लबनान से यूरोप जा पहुंची और 4 सितंबर के दिन जर्मनी में मौजूद एक शख्स पैट्रिक आर्गिलो से मुलाकात की। ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। ये शख्स अगली हाईजैकिंग में लैला खालिद की मदद करने वाला था। लैला खालिद और इसका ये साथी पैट्रिक अमेरिकन एयरलाइन की टिकट लेकर जर्मनी से एम्स्टर्डम पहुंचे। एम्स्टर्डम में ये दोनों इसराइली एयरलाइन की परवाज ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। इस तैयारे की हाईजैकिंग की प्लानिंग करते हुए इस बात का फैसला किया गया था कि तैयारे को अगवा करने के लिए हमें 2 से ज़्यादा अफराद की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस तैयारे में मुसल्लह सिक्योरिटी के अहलकार भी मौजूद होते थे और तैयारे में सवार होते वक्त मुसाफिरों की 3 बार तलाशी भी ली जाती थी। प्लानिंग के मुताबिक लैला खालिद और इसके साथी पैट्रिक ने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली थी। लैला खालिद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पैट्रिक को पता था कि उसे क्या करना है और मैं भी जानती थी कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। इस हाईजैकिंग में मैंने अपने पास 2 दस्ती बम रखे थे और पैट्रिक के पास भी 1 दस्ती बम और 1 पिस्टल थी। इस बार मैंने अपने पूरे कपड़ों की बजाय एक छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। जो ही एयर होस्टेस ने मुसाफिरों को खाना निकालने के लिए ट्रॉलीज निकाली, लैला खालिद ने कॉकपिट की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद था। मुसाफिर लैला खालिद को देखकर हैरान रह गए। तैयारे में मौजूद सिक्योरिटी के अहलकारों ने लैला खालिद पर फायर करने शुरू कर दिए। जवाब में लैला खालिद के साथी पैट्रिक ने भी जवाबी फायर किए, लेकिन इसी दौरान पैट्रिक को गोली लग गई। लैला खालिद ने अपनी शर्ट के अंदर से दोनों हैंड ग्रेनेड निकाले ही थे कि इन गार्ड्स ने इस पर धावा बोल दिया। सिक्योरिटी अहलकार इस पर गिर गए और मुसाफिरों ने इन पर लातों और घोंसों की बारिश शुरू कर दी। अहलकारों और मुसाफिरों ने लैला खालिद को इतना मारा कि लैला खालिद की कई पसलियां टूट गईं। अभी ये मामला चल ही रहा था कि पायलट ने तैयारे को लैंड करवाने के लिए नीचे की जानिब डाइव लगा दी। इसी असना में लैला खालिद के दस्ती बम इधर उधर बिखर गए और तैयारा रनवे के ऐन करीब आन पहुंचा था। पायलट्स को ये खदशा भी था कि अगर दस्ती बम फट भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। लैला खालिद ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अगर कॉकपिट का दरवाजा खुला होता तो मैं पायलट्स पर अपना कंट्रोल जमा लेती, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद मैंने इस डोर से अंदर की तरफ आवाज लगाई कि अगर फौरी तौर पर यह डोर ना खोला गया तो मैं इस जहाज को दस्ती बॉम्ब फेंककर उड़ा दूंगी, और ये सिर्फ मेरी एक धमकी थी। मैं इतने लोगों को जान से मारना नहीं चाहती थी, लेकिन पायलट्स ने इस धमकी के बाद भी कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोला था। अभी ये बात चल ही रही थी कि मेरे ऊपर अचानक से किसी ने हमला कर दिया और मैं हवास बाख्ता होकर गिर गई। लोगों ने मुझे मारा और एक सीट पर बांध दिया। पैट्रिक को गोली लग चुकी थी और वो वहीं मारा जा चुका था। इस तरह हमारा ये मिशन मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, लेकिन हमारी इन कोशिशों से फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद होने लगी। इस तैयारे को बरतानिया के एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और लैला को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये 28 दिन तक पुलिस की कैद में रहीं और फिर बाद में बरतानवी वजीर आज़म एडवर्ड हीथ ने फ़लस्तीनी लिबरेशन फ्रंट के साथ कैदियों का तबादला किया और लैला खालिद को रिहा कर दिया। कौन जानता था कि 25 साल ये मुसलमान लड़की उम्मत मुसलमा की हीरो बनकर सामने आएगी, जो अपनी उंगलियों में हीरा और सोना पहनने की बजाय बारूद से भरी हुई अंगूठी पहनेगी
और अपने हाथों में AK-47 उठाकर मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में इसराइल को ललकारेगी। इस वक्त लैला खालिद ओमान में मुकीम हैं और अपनी ज़िंदगी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बसर कर रही हैं, लेकिन इनका नाम इसराइल और इसके इत्तेहादी ममालिक में आज भी खौफ की अलामत समझा जाता है।